स्वागत। आज हम उस संगठन की कहानी में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं जिसने हमें मानवता को सितारों तक पहुंचाया, नासा। ये सिर्फ स्पेसशिप भेजने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि एक सोच है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। तो कहानी शुरू होती है 1958 से। माहौल ऐसा था कि दुनिया हैरान थी। सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया था, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बिल्कुल, और वो सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था। कोल्ड वॉर का जमाना था, तो ये एक कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल जीत भी थी सोवियत यूनियन के लिए। हाँ, अमेरिका पर दबाव आ गया, जवाब देना जरूरी था और जल्दी। यहीं से नासा का जन्म हुआ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि हम भी कुछ भेज दें, नहीं, लक्ष्य बड़ा था। स्पेस एक्सप्लोरेशन में, एरोनॉटिक्स में, साइंटिफिक डिस्कवरी में दुनिया को लीड करना। सही। दरअसल इसकी स्थापना हुई तो एक रणनीतिक जवाब के तौर पर थी, लेकिन ये बहुत जल्दी उससे कहीं ज्यादा बन गए। नासा का जो मूल डीएनए था ना, वो साइंटिफिक जिज्ञासा का था, तकनीकी सीमाओं को लगातार चैलेंज करने का। हाँ, और अपने एरोनॉटिक्स का जिक्र किया, वो भी अहम है। सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर जो उड़ान का विज्ञान है उसको भी आगे बढ़ाना था। बिल्कुल, और उसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा। ये एक तरह की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी जिसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और अटूट वैज्ञानिक संकल्प से हकीकत बनाना था। और फिर आया 1960s का दशक। क्या तूफानी दशक था। पहले प्रोजेक्ट मरकरी, पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए। ये साबित हुआ कि इंसान जीरो ग्रेविटी में काम कर सकता है। फिर आया प्रोजेक्ट जेमिनी। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स वाले मिशन थे और ज्यादा मुश्किल काम किए गए, जैसे पहली अमेरिकी स्पेस वॉक। ये सब शुरुआती कदम थे, पर हर कदम बहुत जरूरी था। हाँ, जेमिनी तो खास तौर पर महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें वो टेक्निक्स टेस्ट हुई जो चांद तक जाने के लिए जरूरी थी, जैसे स्पेस में 2 यान कैसे मिलेंगे, कैसे जुड़ेंगे, रेंडेवू एंड डॉकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और लंबे समय तक स्पेस में कैसे रहा जाए। एड वाइट की जेमिनी 4 स्पेस वॉक वो एक बड़ी उपलब्धि थी, पर उसने ये भी दिखाया कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर काम करना कितना खतरनाक और मुश्किल हो सकता है। हर सफलता से कुछ सीखा, हर चुनौती ने अगले मिशन को बेहतर बनाया। और फिर वो पल आया जो इतिहास बन गया, अपोलो 11, 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे। इंसान के लिए एक छोटा कदम, मानवता के लिए एक विशाल छलांग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह सच था। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इसे लाइव देखा था। और सोचिए, अपोलो मिशन सिर्फ इच्छा शक्ति का नतीजा नहीं था, वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कमाल ही था। उस वक्त की कंप्यूटिंग पावर आज के स्मार्टफोन से भी कम थी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एक चमत्कार था। हजारों कंपनियां, लाखों लोग लगे थे इस काम में। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का साहस नहीं था, ये पर्दे के पीछे काम कर रहे अनगिनत साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सबकी जीत थी। सही कहा। और इसका असर सिर्फ नेशनल प्राइड तक नहीं रुका। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स स्टेम में पढ़ाई के लिए एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया। और अपोलो प्रोग्राम से निकली कई टेक्नोलॉजीज आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे बेहतर इंसुलेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, मेडिकल इमेजिंग में सुधार, बहुत कुछ। अपोलो के बाद नासा का फोकस थोड़ा बदला। पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे के स्थायी अन्वेषण पर ध्यान गया। तो 1980s में आया स्पेस शटल प्रोग्राम। ये आइडिया ही क्रांतिकारी था। हाँ, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो रॉकेट की तरह लॉन्च हो, स्पेस में हफ्तों काम करे और फिर हवाई जहाज की तरह वापस लैंड कर जाए। रीयूजेबल। हाँ, रीयूजेबिलिटी को ही भविष्य माना जा रहा था। स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट कम करने के लिए, इसे और रेगुलर बनाने के लिए शटल ने ये मुमकिन तो किया, हालांकि ये उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा साबित हुआ। अच्छा। इसके लिए एकदम नई तरह की मटेरियल साइंस चाहिए थी, खासकर वो हीट शील्ड टाइल्स जो री एंट्री के वक्त यान को बचाती थीं। पर शटल ने बहुत कुछ मुमकिन किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े पेलोड्स को ऑर्बिट में ले जाना, हाँ, हबल, सैटेलाइट्स की मरम्मत करना, माइक्रोग्रेविटी में मुश्किल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब शटल की वजह से हुआ।
आपने हबल का जिक्र किया। शटल ने ही उसे ऑर्बिट में पहुंचाया था और बाद में उसकी मरम्मत भी की जिससे उसकी नजर ठीक हुई। हाँ। और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का बनना शुरू हुआ, उसमें भी शटल का बड़ा रोल था। हाँ, ISS तो वाकई कमाल है। ISS तो सच में स्पेस में इंसान की परमानेंट मौजूदगी का सिंबल बन गया। बिल्कुल। और ये एक अद्भुत इंटरनेशनल कोऑपरेशन का उदाहरण है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा सब मिलकर इसे चला रहे हैं। ये पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करती एक परमानेंट लैब है। लैब इन स्पेस। एग्जैक्टली। यहाँ माइक्रोग्रेविटी में यानी लगभग जीरो ग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो पृथ्वी पर मुमकिन नहीं। जैसे ये समझना कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से इंसान के शरीर पर क्या असर होता है, हड्डियां कमजोर होना, मांसपेशियां। हाँ, ये तो सुना है। ये सब जानना मार्स जैसे लंबे मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ नई दवाओं के लिए प्रोटीन क्रिस्टल उगाए जाते हैं, नए मटेरियल्स टेस्ट होते हैं, पृथ्वी और यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ये सिर्फ स्पेस में एक ठिकाना नहीं, ये भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए एक लॉन्च पैड जैसा है। स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में खत्म हो गया, पर नासा रुका नहीं। अब रोबोटिक मिशंस पर ज्यादा फोकस है, खासकर मंगल ग्रह पर। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स घूम रहे हैं लाल ग्रह पर। हाँ, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं भेज रहे, ये तो वहां की जमीन खोद रहे हैं, चट्टानों का एनालिसिस कर रहे हैं। ये रोवर्स असल में पहियों पर चलती जियोलॉजिकल लैब्स हैं। परसिवियरेंस का तो एक मुख्य लक्ष्य है पुराने माइक्रोबियल जीवन के निशान खोजना। अच्छा। हाँ, ये चट्टानों के सैंपल जमा कर रहा है जिन्हें भविष्य के मिशंस में पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसमें मॉक्सी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसने मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। भविष्य के ह्यूमन मिशंस के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। इन रोबोटिक मिशंस की कामयाबी दिखाती है कि नासा कितनी एक्सपर्ट है इन जटिल मशीनों को पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर ऑपरेट करने में। ये हमें उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां इंसान अभी जा नहीं सकता। और सिर्फ ग्रहों की सतह ही नहीं, नासा तो ब्रह्मांड की गहराइयों में भी झांक रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तो दशकों तक हमें यूनिवर्स के अद्भुत नजारे दिखाए। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, ये हमें और भी दूर और भी पीछे, मतलब टाइम में पीछे देखने की ताकत दे रहा है। हम्बल ने एस्ट्रोनॉमी में क्रांति ला दी थी। उसने हमें दिखाया कि यूनिवर्स तेजी से फैल रहा है, गैलेक्सीज कैसे बनी, एक्सोप्लैनेट्स हैं, ये सब। सही। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल का उत्तराधिकारी है और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। इसकी खासियत है इंफ्रारेड लाइट को देखना। इंफ्रारेड क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स धूल के बादलों के पार देख सकती हैं, जहां तारे और ग्रह बन रहे होते हैं। और क्योंकि यूनिवर्स फैल रहा है, तो जो सबसे दूर की यानी सबसे पुरानी गैलेक्सीज है, उनसे आने वाली लाइट इंफ्रारेड में खिंच जाती है, रेड शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, समझा। तो JWST हमें यूनिवर्स के बचपन को देखने में मदद कर रहा है। पहले तारे, पहली गैलेक्सीज कैसे बनी, ये यूनिवर्स की शुरुआत और उसमें हमारी जगह जैसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। तो भविष्य क्या है? नासा का अगला बड़ा ह्यूमन मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम। लक्ष्य है इंसानों को चांद पर वापस भेजना, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, इस बार बात अलग है। हाँ, एक परमानेंट प्रेजेंस बनाने की बात है। और ये सब मंगल पर जाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, आर्टेमिस अपोलो से बहुत अलग है। अपोलो एक रेस थी, आर्टेमिस एक तरह से नींव रखना है। लक्ष्य है चांद पर एक बेस कैंप बनाना, आर्टेमिस बेस कैंप, और चांद के ऑर्बिट में एक छोटा स्पेस स्टेशन, लूनर गेटवे। हाँ, गेटवे। यहाँ लंबी ड्यूरेशन वाले मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी टेस्ट होगी, जैसे वहाँ मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करना, पानी की बर्फ वगैरह, नए स्पेस सूट, लंबे समय तक स्पेस रेडिएशन और कम ग्रेविटी के असर से निपटना। ये सब मंगल की महीनों लंबी यात्रा और वहाँ रहने की चुनौतियों की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। और इस बार नासा अकेले नहीं है, आर्टेमिस में इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया मॉडल लग रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। नासा अब कमर्शियल कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उनसे सर्विसेज ले रहा है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट या चांद तक कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स ले जाना। इससे नासा अपने रिसोर्सेज को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर सकता है, चांद, मंगल और उससे भी आगे। और आर्टेमिस अकॉर्ड्स नाम के इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये चांद और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के शांतिपूर्ण और सहकारी अन्वेषण के लिए कुछ सिद्धांत तय करते हैं।
कोशिश है कि भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक ग्लोबल सहयोग का मंच बने। हालांकि इसमें जियोपॉलिटिकल पहलू भी हैं, वो तो हैं ही। तो हमने नासा के सफर का एक खाका देखा, कोल्ड वॉर की प्रतिक्रिया से जन्म लेकर अपोलो से चांद पर पहला कदम, फिर स्पेस शटल और आईएसएस के साथ स्पेस में जीना और काम करना सीखा, रोबोट से मंगल को खंगाला, पावरफुल टेलीस्कोप से यूनिवर्स के राज खोले, और अब आर्टेमिस के साथ चांद पर वापसी और मंगल की तरफ अगला कदम। ये वाकई दिखाता है कि कैसे ये संगठन लगातार सीमाओं को आगे धकेलता रहा है। नासा की कहानी सिर्फ तकनीकी चमत्कारों की कहानी नहीं है, ये मानवीय जिज्ञासा की कहानी है, दृढ़ता की, और अज्ञात को जानने की हमारी जो गहरी इच्छा है उसका प्रतिबिंब है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे साइंस और एक्सप्लोरेशन हमें हमारे ग्रह से परे देखने में मदद करते हैं, यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने में, और यहाँ पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। हर मिशन, चाहे वो सफल हो या उसमें चुनौतियां आएं, हमें कुछ नया सिखाता है, मानवता के ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाता है। ये सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी मानवता की उपलब्धि है। जैसे जैसे नासा और उसके साथी चांद पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने और मंगल की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये सोचना दिलचस्प है। जब हम दूसरे ग्रहों या चांद पर रहना शुरू करेंगे, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके नैतिक और व्यवहारिक नियम क्या होंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत चलेगा, या हम स्पेस को पूरी मानवता की साझी विरासत मानकर उसे मैनेज करने का कोई रास्ता खोज पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में खोजना होगा। सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है ये।